नमस्कार सभी डॉक्टर्स को। कि आर्सेनिक जो पेशेंट है या जो व्यक्ति है वो उसका मेन कोर क्या है, मेन कोर फीलिंग क्या है। तो मैंने बताया था कि ये जो है ना इनसिक्योरिटी इसका मेन कोर होता है। किसी रेमेडी को पढ़ने के लिए यदि दो चार चीज़ें हम उसकी खास खास समझ लें तो हमें उसके बाकी रूब्रिक्स को कोरिलेट करने के लिए हमें आसानी होती है। जैसे कि हम आर्सेनिक को देखें तो इसमें इनसिक्योरिटी होती है, सेल्फिशनेस है, मिसट्रस्टफुल है, पॉजिटिवनेस है इसका, और एंजाइटी, जो कि इन सब के बाद ही उसके मन में एंजाइटी आती है ना। जो इनसिक्योरिटी यदि हम देखें आर्सेनिक पेशेंट की, तो इनसिक्योरिटी क्या है? ये तो इनसिक्योरिटी जो होती है बेसिकली उन चीजों से बनती है जो चीजें उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। यदि वो सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं लेकिन है, कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि मेरी सिक्योरिटी कम हो रही है, तो वो जो बंदा है वो एंजाइटी में चला जाता है। उसको अपने आसपास की चीजों पर भरोसा खत्म हो जाता है, वो स्वयं के बारे में सोचने लगता है, सेल्फिश हो जाता है और वजह से हो जाता है ना। तो ये जो चीजें होती हैं, तीन चार जो रूब्रिक्स हैं, तीन चार जो वर्ड्स मैंने बताए, ये पूरे आर्सेनिक पर्सनालिटी में आपको देखने को मिलेगी। एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो कहीं ना कहीं वो भी तीन चार चीजें ही लेके आता है हमारे पास। या तो कोई बंदा डर के मारे हमारे पास आएगा, या कोई बंदा हमारे पास एंजाइटी में आएगा, कोई उसके डिल्यूजन से लेके आएगा कि मुझे भैया ऐसा लगता है ना, या कोई डिरेल्ड होके आएगा है ना, बीमारी के दौरान दर्द के कारण किसी भी समस्या को लेकर। तो ये जो एंजाइटी है, फियर है, डिलीरियम है, डिल्यूजन है, ये चार पांच चीजें रहती हैं। यदि किसी रेमेडी के हमने इन चार पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लिया तो हमें उसकी कोर फीलिंग को समझने में काफी मदद मिलेगी। ये थीम्स कह सकते हैं अपन रेमेडी की। तो मैंने भी आज कुछ एंजाइटी कुछ रूब्रिक लिए हैं अलग अलग थीम्स को लेके। तो एंजाइटी के लिए देखते हैं आर्सेनिक एल्बम को। इसकी जो एंजाइटी होती है ये क्यों होती है? अभी जैसे मैंने बताया कि इनसिक्योरिटी, मिसट्रस्टफुल और पॉजिटिवनेस है ना, सेल्फिशनेस, इसकी वजह से इसकी एंजाइटी होती है। इस एंजाइटी की वजह से पेशेंट जो होता है वो एक रूब्रिक है ड्राइविंग हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। बीमारी में, तकलीफ में पेशेंट जो होता है रेस्टलेस होके इधर से उधर घूमता रहता है ना। उसको एक डॉक्टर के पास जाएगा, उसको आराम नहीं पड़ेगा, चूंकि फास्ट में है वो बंदा, उसको सारी चीजें बहुत फास्ट चाहिए, तकलीफ भी जल्दी ठीक होना चाहिए। तो इस चक्कर में वो पेशेंट टू पेशेंट, डॉक्टर टू डॉक्टर वो घूमता रहता है। तो यहाँ पर एक रूब्रिक आता है ड्राइविंग हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। वो अपने डिसीज के लिए, तकलीफ के लिए घूमता रहता है। वो चाहता है कहीं ना कहीं मुझे एस्योरेंस मिल जाए, कहीं ना कहीं मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, है ना। ये जो ड्राइविंग हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस होता है, ये अस्थमा के पेशेंट में देखने को मिलता है। एक रूब्रिक है इसमें, ड्राइविंग हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन अस्थमा और इन डिस्निया, है ना। ये दोनों रूब्रिक हमको मिलेंगे देखने के लिए। एक और रूब्रिक है पीरियोडिकल, एंजाइटी पीरियोडिकल। एंजाइटी पीरियोडिकल मतलब ये होता है किसी निश्चित समय अंतराल में उसको उसकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसको लगता है कि इतने बजे, इतने दिन बाद या इतने समय में मेरी समस्या दोबारा से रिपीट होगी। क्योंकि ये बंदा जो होता है थोड़ा सा प्रेजुडाइज्ड भी होता है कि पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर टाइम आवर्स में, पर्टिकुलर डे में मेरी समस्याएं बढ़ती हैं। तो उसको सोचकर कि अब ये समय आने वाला है ठंड का, मुझे एलर्जी हो जाएगी, मुझे अस्थमा हो जाएगा, तो उसकी जो चिंता है बढ़ जाती है। दैट इज एंजाइटी पीरियोडिकल। एक और रूब्रिक है एंजाइटी एक्सपेक्टेड ऑफ हिम व्हेन एनीथिंग इज एक्सपेक्टेड, है ना। जब भी किसी चीज की अपेक्षा उससे की जाती है ना। एंजाइटी व्हेन एक्सपेक्टेड ऑफ एनीथिंग, जब भी किसी चीज की अपेक्षा उससे की जाती है तो उसको एंजाइटी हो जाती है, उसको घबराहट होने लगती है। ये जो पेशेंट होता है, जो बंदा होता है ना, ये हमेशा दूसरों से लेना चाहता है, देना कुछ नहीं चाहता, है ना। तो जब भी इससे हम कोई अपेक्षा करते हैं तो ये इसके मन में चिंताएं डेवलप हो जाती हैं, चिंता हो जाती है, घबरा जाता है कि मुझसे क्या मांग लिया, या मुझे क्या देना पड़ेगा, है ना, मैं कैसे दे पाऊंगा, या मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ये जो होता है ना, इसका जब किसी से अपेक्षा इसकी होती है तो इसको चिंता होने लगती है। ये इम्पेशेंस होता है आर्सेनिक पेशेंट। कभी हम पेशेंट को देखते हैं क्लिनिक में, हमारे यहाँ 2 पेशेंट 4 पेशेंट बैठे हैं बाहर लाइन में, तो ये जो है ना बीच बीच में उठ के या तो दरवाजा खोलेगा या बाहर से देखेंगे इधर से उधर वो घूमता रहेगा। ये इम्पेशेंस होता है, ये चाहता है कि फटाफट मेरा नंबर लग जाए और मैं दवाई यहाँ से ले लूँ। तो ये इम्पेशेंस होता है काफी आर्सेनिक एल पेशेंट। इरिटेबल भी होता है इसके साथ में। आपको इस इम्पेशेंस और इस इरिटेबिलिटी के चक्कर में आपको खुद गुस्सा आएगा इसके साथ बात करने में, है ना। इतना प्लीजेंट इसके साथ कन्वर्सेशन नहीं रहेगा आपका, है ना, क्योंकि ये बड़ा, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया आलोक जी ने, कि बिल्कुल एक्टिंग है और अपने बिजनेस की बात करता है ना।
सीधा सब दर्द हो रहा है बस दवाई दो। तो ये जो चीजें है ना, ये बड़ा इम्पेशेंस होने की वजह से ये सारी चीजें उसके बिहेवियर में आ जाती है। हरी भी होता है, बहुत जल्दबाज होता है काम के लिए। एक और रूब्रिक है एंजाइटी जर्नी बिफोर, उसको कहीं भी जर्नी में जाने के पहले बड़ी एंजाइटी होती है ना। इसके पीछे वजह हो सकती है कि उसको इनसिक्योरिटी होती है, उसको कहीं ना कहीं ये रहता है कि मैं अकेला कैसे जाऊंगा, सपोर्ट नहीं है मेरे पास में कोई, कहीं ना कहीं डर होता है। इसकी वजह से उसको एंजाइटी जर्नी बिफोर, कहीं यात्रा पर जाने के पहले उसको चिंता होती है। और एक और रूब्रिक है इसमें एंजाइटी रेल रोड when about to journey by but ameliorate while in train, है ना। ये सीधा सीधा हम ये समझे कि इस पेशेंट को इंसिक्योरिटी की वजह से या फियर की वजह से ये लगता है कि रेल रोड से जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहता ही, और इसमें एक्सीडेंट का खतरा भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक रूब्रिक फियर ऑफ एक्सीडेंट की वजह से जो है, फियर ऑफ एक्सीडेंट की वजह से इसको ये चिंता होती है कि यदि हम ट्रेन से जाएंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे और बाय रोड जाएंगे थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो मैं समझता हूँ कि ये फियर ऑफ एक्सीडेंट की वजह से जो है ये रेल रोड की बजाय ट्रेन से जर्नी करना पसंद करता है। नेक्स्ट है एंजाइटी कॉन्शियस। एंजाइटी कॉन्शियस बहुत अच्छा रूप। हाँ जी, हाँ बोले सर, बोले सर। ये रेल रोड का क्या मतलब होता है? रेल रोड का सर क्या मतलब होता है? रेल रोड, ओके, शायद मैं कनेक्ट नहीं कर पाया इसको। रेल रोड ट्रेन की ट्रैक को कहते हैं। हाँ। और जो ये जो रूब्रिक है ना सर, आपने बोला, इसमें ये है कि उसको वैसे तो डर लगता है रेल रोड का सफर करने से पहले, लेकिन जब वो जाके कोच में बैठ जाता है ना, रेलवे की बोगी में बैठ जाता है, तो फिर उसका डर खत्म हो जाता है। ओके, तो मैं करेक्ट नहीं कर पाया सही गैस को। सड़क कह रहे थे ना कि वो उसको रेल से डर लगता है या सड़क से डर लगता है तो वो रेल में जाता है, हालांकि सड़क का डर लगता है। ओके, शायद मैं कनेक्ट नहीं कर पाया इसको। मैंने जस्ट अभी नजर पड़ी तो मैंने आपको तुरंत उसको बता दिया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं कॉन्शियस के बारे में बात कर रहा था कि ये जो एंजाइटी कॉन्शियस होता है, ये कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस मतलब होता है स्वयं के अच्छे बुरे कर्म के बारे में जानकारी या ज्ञान, है ना। ये पेशेंट होता है ना, अपने अंदर झांक के देखता है कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। जनरली हम ये जानते हैं कि असल पेशेंट टॉर्मेंटिंग अदर्स में है ना, बाइटिंग टम्बलर में है। ये जो उसकी सेवा करते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो उसकी केयर करते हैं, उन्हीं को ज्यादा परेशान करता है। तो कई बार पेशेंट जब हमसे आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे पता है मैं जब बीमार होता हूँ, तकलीफ में होता हूँ, तो मैं घर वालों को बड़ा परेशान करता हूँ, तो बाद में जब ठीक हो जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कई पेशेंट आके बोलते हैं। तो ये जो पेशेंट का खुद से मानना ये है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने ये व्यवहार अच्छा नहीं किया, ये उसका कॉन्शियस है ना। वो अपने अंदर झांक के देखता है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। दैट इज एंजाइटी कॉन्शियस, है ना। जो व्यक्ति अपने स्वयं के अच्छे बुरे कर्मों के बारे में झांक के देखता है, अपने अंदर झांक के देखता है कि जो मैंने किया वो गलत किया, है ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो दैट इज एंजाइटी कॉन्शियस। नेक्स्ट एंजाइटी हेल्थ अबाउट बीइंग अलोन। उसको अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता होती है जब वो अकेला होता है ना। उसको रिलेटिव्स के बारे में चिंता होती है, उसको अदर्स के बारे में चिंता होती है जो उसके रिलेटिव नहीं है, उसके घर परिवार के नहीं है, दूसरे लोग हैं उनके बारे में भी वो चिंता करता है ना। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता करता है। ये इसलिए है जो इसकी चिंता दूसरे लोगों के बारे में, परिवार के लोगों के बारे में, क्योंकि यदि वो ठीक रहेंगे तो वो ठीक रहेगा। मतलब उसकी सपोर्ट जो है, वो जो सपोर्ट देने वाले लोग हैं वो यदि उम्दा रहेंगे, ठीक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, वेल्दी रहेंगे, तो उसका सपोर्ट बना रहेगा, वो सिक्योर्ड रहेगा। इसलिए आर्सेनिक पेशेंट को दूसरे लोगों की भी चिंता होती है, लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए, क्योंकि वो सेल्फिश है। एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर अबाउट, घर परिवार के जो कामकाज रहते हैं उनके बारे में चिंता होती है। एंजाइटी इनकॉन्सोलेबल। इनकॉन्सोलेबल मतलब ये होता है कि कोई भी समस्या लेके कोई मरीज आया है और उसको आप बोल रहे हैं कि भाई ठीक है तुम्हारा प्रॉब्लम दर्द ठीक हो जाएगा, और वो आपकी बात नहीं समझ रहा है,
उसको लगता है कि नहीं मैं ठीक नहीं होऊंगा, या मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, मेरा दर्द ठीक नहीं होगा, और आप उसको बराबर समझाते जा रहे कि नहीं ये ठीक हो जाओगे, तो यहाँ पर उस पेशेंट को कंसोल करना बड़ा कठिन हो जाता है, दैट इज इनकंसोलेबल। ओके सर। एक नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइटी सॉल्वेशन अबाउट, है ना। उसको ये चिंता होती है कि मैं कैसे इस सब बीमारियों से, इन सब तकलीफों से ठीक हो पाऊंगा, है ना, क्योंकि वो काफी रिलीजियस होता है। पूरा रूब्रिक है एंजाइटी सॉल्वेशन अबाउट स्क्रूपल्स एक्सेसिव रिलीजियस। स्क्रूपल्स मतलब होता है कि नैतिक संकोच, मतलब कि गलत काम करने में झिझक। आर्सेनिक पेशेंट जो होता है, चूंकि रिलीजियस होता है और उसको लगता है कि मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए, उसको गलत काम करने में नैतिक संकोच होता है, और जब कर देता है कोई गलत काम, कोई ऐसी चीज कर देता है, तो उसको लगता है कि अब मैंने सब गलत कर दिया है, तो मैं अभी कैसे इससे निकलूंगा, कैसे मेरा मोक्ष होगा, कैसे मैं ठीक होऊंगा, है ना। तो ये जो है उसका एंजाइटी सॉल्वेशन अबाउट है, कैसे मेरी बीमारी ठीक होगी, है ना। मैंने गलत काम किया, या मैंने इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लिया, या मैंने उसको ये बुरा भरा बोला, या उसके साथ मैंने गलत व्यवहार किया, तो ये चीजों को लेके उसके मन में एक एंजाइटी होती है। एंजाइटी बैड, ये बहुत एक सीधा सीधा रूपरेख है बैड, है ना। बिस्तर पर जाता है तब उस व्यक्ति को एंजाइटी होती है। लेकिन बैड जो है ना, बैड एक प्रकार से हम देखें मेटाफोरिकली, तो बैड उन लोगों से मिलके बनता है जो कि उसको सुकून आराम देते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो यहाँ पर जो आर्सेनिक पेशेंट है, उसका बैड उसकी फैमिली होती है ना, उसके रिलेटिव्स होते हैं, उसके सपोर्टर जो लोग हैं वो होते हैं। लेकिन जब उनके बीच में रहता है तब भी उसको एंजाइटी होती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा ना हो कि ये लोग मेरा फायदा उठा लें, है ना, किसी बात को लेकर, पैसे को लेके, किसी भी चीज को लेकर, ऐसा ना हो कि ये लोग मेरा फायदा उठा लें। तो ये बेड के दौरान, बेड में होने के दौरान उसको चिंता होती है ना। सेडेंटरी हैबिट के दौरान एंजाइटी होती है, वो बैठे बैठे काम नहीं करना चाहता क्योंकि रेस्टलेस है, इसलिए उसको सेडेंटरी हैबिट जो होती है वो उसको एग्रावेट करती है। तो दैट इज एंजाइटी सेडेंटरी हैबिट एग्रावेट। ओके, एक और रूब्रिक है एंजाइटी ड्यूटी एज इफ ही हैड नॉट डन हिज। उसको लगता है कि जो मुझे करना चाहिए था परिवार के लिए, घर के लिए, वो मैंने नहीं किया, है ना। तो दैट इज एंजाइटी ड्यूटी एज इफ ही हैड नॉट डन। जिसको करना चाहिए था, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने नहीं निभाई, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक रूब्रिक है फियर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर भी आर्सेनिक दिया हुआ है। तो उसको लगता है कि मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने जो करना चाहिए परिवार के लिए, वो मैंने नहीं किया, है ना। एंजाइटी हेल्थ अबाउट विद डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, है ना। उसको लगता है कि अब मैं मेरी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, और ये सोच सोच कर वो अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करता है ना। और साथ में फियर ऑफ डेथ भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बीमारी ठीक ना हो और मैं मर जाऊं। ओके, तो दैट इज रूब्रिक ऑफ एंजाइटी। बहुत सारे रूब्रिक्स हैं एंजाइटी में, कुछ खास खास रूब्रिक मैंने लिए हैं। नेक्स्ट जो है हम थीम देखते हैं डिल्यूजन। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो जी सर, आपके यस सर जी। नेक्स्ट जो है आर्सेनिक के काफी डिल्यूजन्स होते हैं। एक रूब्रिक है इसमें डिल्यूजन बॉडी पार्ट्स आर डिफॉर्म्ड, है ना। ये डिफॉर्म्ड क्या होता है? डिफॉर्म मतलब होता है कि कोई भी चीज जो सही शेप और सही साइज में नहीं है ना, मतलब कहीं ना कहीं फॉर्मेशन में डिफेक्ट है ना। फॉर्म डिफॉर्म लिखा ना, तो फॉर्म्ड जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बना है, तो दैट इज ए डिफॉर्म्ड, है ना। तो यहाँ पर जब भी कोई पेशेंट ये बोलता है कि भाई मेरा एक हाथ छोटा है, या एक पैर छोटा, एक पैर बड़ा लग रहा है मुझे, या कोई एक आंख छोटी, एक आंख बड़ी दिख रही है मुझे, है ना, इस तरीके से जब पेशेंट बोलता है तो हम ये रूब्रिक लेते हैं कि बॉडी पार्ट्स आर डिफॉर्म्ड, है ना। या कोई शरीर का कोई भाग विकृत हो गया है, भद्दा हो गया है, चेहरे की शक्ल बिगड़ गई है ना, साइज शेप चेंज हो गया है, यहाँ पर हम ये रूब्रिक लेते हैं बॉडी पार्ट्स आर डिफॉर्म्ड। डिल्यूजन बॉडी पार्ट्स आर डिफॉर्म्ड, है ना। एक होता है, एक रूब्रिक है बॉडी पार्ट्स प्यूट्रीफाइड विल। प्यूट्रीफाइड विल मतलब प्यूट्रीफाइड हो जाएगा, आगे जाके प्यूट्रीफाइड हो जाएगा। यदि डॉक्टर साहब मेरा ये जो है ना, यदि ये फोड़ा या ये जो इंजरी ठीक नहीं हुई, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आगे जाके मेरा ये पैर ना गल जाए, मेरा पैर ना सड़ जाए, तो ये प्यूट्रिफिकेशन मतलब होता है सड़ना, गलना, उसमें से मवाद निकलना। तो दैट इज ए प्यूट्रिफिकेशन। बेसिकली हमें जानते हैं प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है, एक प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि बॉडी पार्ट्स में होते हैं, है ना। बॉडी पार्ट्स में प्यूट्रिफिकेशन बैक्टीरिया की वजह से होता है, और बाद में उसमें से स्मेल आने लगती है ना।
तो ये पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो पैर ना सड़ जाए, मेरा पैर ना गल जाए, है ना। तो दैट इज सड़ना गलना जो है ये प्यूरिफिकेशन के लिए लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेल्यूजन इसका अरेस्टेड, डेल्यूजन अरेस्टेड अबाउट टू बी कॉट। बहुत कॉमन रूब्रिक है, कई मेडिसिन में आपको देखने को मिलेगा। डेल्यूजन अरेस्टेड अबाउट टू बी कॉट। अरेस्टेड मतलब क्या होता है, उसको ऐसा एहसास होता है कि उसको किसी ने बंदी बना लिया है, वो बंदी हो गया, किसी ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। जनरली हमें देखते हैं पुलिस किसी को पकड़ती है तो पकड़ती कैसे, या तो हथकड़ी लगाएगी, रस्सी से बांधेगी, जो भी है, या दो चार लोग उसके आजू बाजू खड़े रहेंगे ताकि वो अपनी एक निश्चित जगह में वो सीमित रहे, वहां से भाग ना सके या फ्रीली अपना काम ना कर सके। तो गिरफ्तार करना मतलब ये कि वो अपना जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो तो कर सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर दायरे में रह के, है ना। तो उसको ये लगता है, पेशेंट को कई बार पेशेंट से आके बोलता है कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है मुझे कि बीमारी मुझे एक जगह स्थिर ना कर दे, है ना। ये बीमारी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसकी वजह से स्थिर ना हो जाऊं, एक जगह मैं बंध के ना रह जाऊं, है ना। मैं जो काम है मैं अपना प्रॉपरली या फ्री होकर काम नहीं कर पा रहा हूँ, घुटने की वजह से, कमर दर्द की वजह से, बीमारी की वजह से। तो मेरा चलना फिरना कम हो गया है, या चलना फिरना मेरा स्थिर सा लग रहा है मुझे, है ना। ऐसा लग रहा है मैं अब अपना काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो है डेल्यूजन अरेस्टेड कहलाता है, जहां पर कि वो बंधा हुआ या गिरफ्त में महसूस करता है स्वयं को। तो दैट इज डेल्यूजन अरेस्टेड अबाउट टू बी कॉट। ये बीमारी ने मुझे जकड़ लिया है और मैं अब इसकी वजह से कहीं आ जा नहीं सकता हूँ, या कहीं मैं अपना रूटीन या अपना जो वर्क है प्रॉपरली नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो दैट इज डेल्यूजन अरेस्टेड। एक रूब्रिक है ब्रेन बबलिंग, डेल्यूजन ब्रेन बबलिंग। क्योंकि पेशेंट बोलते हैं जैसे कि सिर के अंदर ऐसा लगता है, स्कल के अंदर कुछ ना लुढ़क रहा है, अंदर कुछ हिल रहा है ना। तो स्कल के अंदर मतलब हेड के अंदर, स्कल के अंदर कुछ, ब्रेन जब उसको लगता है कि ये कुछ अंदर हिल रहा है, लड़खड़ा रहा है, दैट इज ए ब्रेन बबलिंग। बिजनेस वर्क डूइंग, डेल्यूजन बिजनेस वर्क डूइंग। ये डेल्यूजन बिजनेस वर्क डूइंग क्या होता है? डेल्यूजन बिजनेस वर्क डूइंग मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि वह काम में लगा हुआ है ना, वह काम कर रहा है, डूइंग है ना। तो वर्क डूइंग मतलब वो अपने काम में लगा हुआ है। डॉक्टर साहब मैं अपने काम में लगा रहता हूँ इसलिए मैं नहीं आ पाया, अपने काम में मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि मुझे अपना दवाई करवाने का भी मुझे नहीं रहा, याद नहीं रहा, है ना। तो बिजनेस वर्क डूइंग, काम में लगा रहता हूँ। ओके, एक और है बिजनेस वर्क डूइंग ऑर्डिनरी, डेल्यूजन बिजनेस वर्क डूइंग ऑर्डिनरी। उसको लगता है कि वो जो काम कर रहा है बड़ा साधारण सा काम है, या जो सामने वाला बंदा कर रहा है वो भी बड़ा साधारण सा काम है, बड़ा यूजुअल काम है, अनयूजुअल नहीं है, स्पेशल काम नहीं है, है ना। ऐसा कुछ नहीं है जो बड़ा खास हो। तो सारी चीजें उसको बड़ी ऑर्डिनरी दिखती हैं। जैसे कई पेशेंट आगे बोलते हैं डॉक्टर साहब एलोपैथी में तो मैंने इतने बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने दिखा लिया लेकिन वहां रिलीफ नहीं हुआ, तो क्या होम्योपैथी में ठीक हो जाएगा? उसको लगता है कि होम्योपैथी जो है बड़ा ऑर्डिनरी एक पद्धति है, एक पैथी है, ऑर्डिनरी दवाइयां हैं, बड़ी बड़ी दवाई में ठीक नहीं हुआ तो इसमें कैसे ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये जो है ऑर्डिनरी डूइंग, बिजनेस वर्क डूइंग ऑर्डिनरी। ओके, एक होता है डेल्यूजन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट हिम। डेल्यूजन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट हिम मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई साजिश उसके लिए रच रहा है ना। साजिश मतलब कि जैसे वो घर में है बंदा, उसको सपोर्ट सीकिंग है, उसको हमने देखा, उसको इनसिक्योरिटी है, तो इनसिक्योरिटी के चक्कर में इस सपोर्ट पाने के लिए वो जो है वो कई बार जब एंजाइटी में आता है तो उसको ऐसा लगता है अपने अंदर कि ये जो लोग हैं जिन पे मैंने विश्वास किया यही लोग मेरे लिए साजिश रच रहे हैं, यही लोग मेरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। एक कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? एक सीक्रेट प्लान होता है जो कि किसी ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किसी व्यक्ति के अगेंस्ट किया जाता है ताकि वो उसके लिए कुछ गलत हो जाए, मतलब बैड या इलीगल हो जाए, है ना। तो दैट इज कॉन्स्पिरेसी। तो ऐसे पेशेंट को लगता है कि ये जो मेरा बैड है, जो मेरे सपोर्टर लोग हैं, मेरे फैमिली है, यही मेरे लिए जो है वो कुछ ना कुछ योजना बना रहे हैं, कुछ ऐसा गुप्त योजना बना रहा है जिससे कि मुझे नुकसान हो सकता है। तो ये एक षड्यंत्र या साजिश की फीलिंग इसको होती है पेशेंट को। एक बहुत कॉमन रूब्रिक हमको देखने को मिलता है, डेल्यूजन कंटामिनेट्स एवरीथिंग सी टचेस,
है ना। कोविड के टाइम हमने काफी पेशेंट को देखते हुए सुना है कि भैया उनको लगता है डॉक्टर साहब कि मैं जो भी चीज छूंगी वो खराब हो जाएगी। कंटामिनेशन मतलब होता है कि वहां तक ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक है ना, उसको हमने छू लिया, हमने अपनी चीजें जो कीटाणु थे, जो इंफेक्शन था, हमने वहां पे दे दिया, हमने उसको इन्फेक्ट कर दिया, है ना। तो उसको लगता है कि वो जो जो चीजें छूंगा वो चीजें खराब हो जाएंगी, कंटामिनेट हो जाएंगी, है ना। तो कई पेशेंट बोलते हैं कि साहब हम जब घर जाते हैं तो पूरा अपना सामान एक जगह रख देते हैं, पहले नहाते हैं, फिर हम जो है घर में एंटर करते हैं। दैट इज फियर कि भाई मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो, इन्फेक्शन ना हो। दैट इज डिल्यूजन दैट ही इज क्रिमिनल। उसको लगता है कि वो क्रिमिनल है, उसने कुछ ऐसा किया है जो उसको क्रिमिनल का एहसास दिलाता है ना। ही हैड कमिटेड अ क्राइम, डिल्यूजन, ही हैड कमिटेड अ क्राइम, उसने कुछ ऐसा जघन्य अपराध किया है ना, ऐसी घटना, ऐसा कुछ किया है जिससे कि वो अपने आप को दोषी या क्रिमिनल मानता है ना। तो दैट इज डिल्यूजन ऑफ ही इज क्रिमिनल। ओके, नेक्स्ट है डिल्यूजन डूम्ड बीइंग। डिल्यूजन डूम्ड बीइंग मतलब होता है, डूम मतलब होता है कि अपने आप को ऐसा महसूस करना कि अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। ऐसी घटना जिसमें पेशेंट को लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है, और जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, मतलब पहले जैसे नहीं किया जा सकता है, जो कुछ हो गया सो हो गया, अब इसके आगे कोई उपाय ही नहीं है, अपने आप को बड़ा अनफॉर्चुनेट फील करता है ना। और इल फेट इसको बोलते हैं ना, क्योंकि भविष्य में अब कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, अब कुछ नहीं होने वाला जिससे बचा ना जा सके, ऐसी फीलिंग जब पेशेंट को आती है, दैट इज अ डूम्ड फीलिंग, है ना। वो अपना को डूम्ड महसूस करता है, इनएस्केपेबल मतलब कि वहां से अब वो नहीं निकल सकता, है ना। उसका जो आउटकम है, जो घटना है, जो जिस चीज में वो लगा हुआ है, जो बीमारी है, वो अब ठीक नहीं हो सकती, है ना। उस बीमारी का अब कोई आउटकम नहीं है ना, उस बीमारी का कोई, उसका कोई भविष्य नहीं है, अब वो फंस गया है, अब वहां से वो नहीं निकल सकता, दैट इज ए डूम्ड बीइंग, है ना। अब उसका नाश निश्चित है ना, अब वो ठीक नहीं हो सकता, अब उसका मरना तय है, या कह सकते हैं कि उसका नाश निश्चित है। तो दैट इज ए डूम्ड बीइंग। ओके, नेक्स्ट डिल्यूजन, ही हैज इनक्योरेबल डिसीज। उसको बहुत ही ऐसी बीमारी हुई है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है ना। बहुत सारे रूब्रिक्स हैं डिल्यूजन में। एक है डिल्यूजन इंजरी विल रिसीव, बड़ा कॉमन रूब्रिक है। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि आगे भविष्य में कोई बीमारी उसको हो जाएगी, है ना, भविष्य में होने वाली इंजरी का उसको एहसास होता है। डॉक्टर साहब ये यदि मुझे कोई स्टोन हुआ है, यदि पथरी है किडनी में, तो ये पथरी की वजह से ऐसा ना हो कि मेरी किडनी खराब हो जाए, मेरी किडनी फेल हो जाए, है ना। तो किसी बीमारी को लेके भविष्य में उसका एक्सट्रीम तक वो सोच लेता है कि इससे मुझे क्या क्या इंजरी हो सकती है। लाइफ इज बर्डन, डिल्यूजन लाइफ इज बर्डन, उसको अपना जीवन जो है बड़ा ही बोझ जैसा लगता है ना। डिल्यूजन ही हैज पॉइजन्ड, है ना, ही हैज बीन पॉइजन्ड, मतलब कि वो जो चीजें ले रहा है, जो मेडिसिन ले रहा है, उससे उसको नुकसान हो रहा है। पॉइजन मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिससे कि ये नुकसान नहीं होना चाहिए और आपको लगता है कि उससे नुकसान हो रहा है, दैट इज ए डिल्यूजन। उसको एहसास होता है कि वो चीज मैंने जब से खाई है, जब से ली है, तब से मुझे नुकसान हुआ है, या मुझे कोई ना कोई शरीर में तकलीफ पैदा हुई है। जैसे कई पेशेंट बोलते हैं कि मैंने जब से अंग्रेजी दवाई की, तब से मुझे को गैस बनने लगी है, मेरे पेट में जलन होने लगी है, पेट में छाले हो गए, तो दैट इज डिल्यूजन, है ना। Possessed being, delusion, possessed, he or she is possessed. Possessed मतलब होता है कि किसी के अधिकार में, किसी के गिरफ्त में रहना, किसी वस्तु का अधिकार या स्वामित्व में लेना, मतलब उसके स्वामी बन जाना, वो आप जैसा चलाओगे वैसा वो चलेगा। कई बार पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब ये कमर का दर्द इतना ज्यादा होता है कि मैं कुछ नहीं कर पाती, मुझे लेटना पड़ता है, मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। जहाँ पेशेंट बार बार बोलता है कि मुझे पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो ये पढ़ना मतलब होता है कि आप उस बीमारी के गिरफ्त में, वो बीमारी जैसा चाहिए वैसा आप चलोगे, तो दैट इज ए पॉजेस्ड फीलिंग, है ना। ओके, डिल्यूजन ही इज सिक, ये जो सिक है ना, बड़ा
छोटा रूब्रिक है बट इसके काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स होते हैं। डिल्यूजन ही इज सिक। सिक मतलब कि पेशेंट जब आपको आके बोले कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमारी बनी रहती हूँ या मैं बीमारी बना रहता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, आज सिर दर्द है तो कल पैर दर्द है तो परसों बुखार है तो फिर कमजोरी है ना, कुछ ना कुछ बीमारी लगी ही रहती है, मैं ठीक महसूस नहीं करती स्वयं में, तो दैट इज डिल्यूजन ही इज सिक। अपने आप को बीमार मान लेना, बीमार महसूस करना, दैट इज अ सिक फीलिंग। ओके, एक नेक्स्ट रूब्रिक है डिल्यूजन सिंड अवे हिज डे ऑफ ग्रेस अनपॉर्डनेबल। आसन पेशेंट को लगता है कि उसके जो दिन है, ग्रेस के दिन है, वो अब पूरे हो गए हैं क्योंकि उसने बड़े अच्छा में अपराध किए हैं, उसने बड़े पाप किए हैं, उसको जो अतिरिक्त समय मिला था ग्रेस के रूप में, जिसको मोहलत मिली थी ग्रेस के रूप में, वो खत्म हो गई है ना, उसका जो मोहलत है वो खत्म हो गई है, उसने जो अपराध किए हैं उसके कारण उसके दिन पूरे हो गए हैं, है ना। तो ये उसकी फीलिंग होती है आर्सेनिक पेशेंट की कि उसने पाप किया है। अभी अपना देखा था एंजाइटी में कि उसने कुछ क्राइम किया है, वो क्रिमिनल है, तो उसी के साथ में ये रूब्रिक भी है कि उसको लगता है कि उसने कुछ ऐसे काम किए हैं, अनपॉर्डनेबल काम किए हैं, उसकी वजह से उसके दिन जो है वो जो ग्रेस वाले पीरियड का जो टाइम है वो खत्म हो गया है ना। एक और रूब्रिक है डिल्यूजन ही हैज डन रॉन्ग। उसने गलत किया है। गलत क्या किया है, जैसे कई बार किसी की दवाई लेके आया, उसको नुकसान कर गई, तो पेशेंट आके बोलता है डॉक्टर साहब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, मुझे वो दवाई नहीं खानी चाहिए थी, है ना, मैंने गलत किया। तो पेशेंट जब अपने किए हुए कामों को गलत ठहराता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो दैट इज डिल्यूजन ही हैज डन रॉन्ग। ओके, ये सारे डिल्यूजन के रूब्रिक है। एक और इसमें एक रूब्रिक है बहुत अच्छा, डिल्यूजन हो गया, एम्बिशन के बारे में, एवराइज के बारे में मालूम करने काफी अच्छा बता दिया, ग्रीडी के बारे में बता दिया, फैमिली के बारे में बता दिया सर ने। कंप्लेंट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कंप्लेंट कुछ 2-3 रूब्रिक हैं बहुत अच्छे हैं। कंप्लेनिंग एवरीथिंग अबाउट, है ना, ये जो आर्सेनिक पेशेंट होता है कंप्लेनिंग में होता है। कंप्लेनिंग क्या होती है, कंप्लेनिंग हम उसको करते हैं जो आपसे सुपीरियर है या जो आपकी समस्या का निराकरण कर सकता है, जो आपकी समस्या सुन सकता है। कभी भी आप कंप्लेंट अपन से छोटे व्यक्ति से नहीं करते हो आप, है ना, हमेशा कंप्लेंट आप अपने ऊपर वाले से करते हो जो आपकी समस्या को सुनता है और उसके लिए प्रयास करता है ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर जो होता है वो हर चीज के लिए कंप्लेंट करता है पेशेंट। एक होता है कंप्लेनिंग पिटीफुल, रो रो के अपनी कंप्लेंट बताना, या रो रो के, या फिर उसको ऐसे कहेंगे कि इस तरीके से बताना, रोके तो नहीं, इस तरीके से बताना कि आपको उस पर दया का भाव आ जाए, या देखो बेचारा कितना परेशान है ना, कितना पीड़ित है, कितना पीड़ा में है, आपको खुद ही उस पर दया आ जाए, तो दैट इज कंप्लेनिंग पिटीफुल। सिंगल रूब्रिक है, सिंगल मेडिसिन है आर्सेनिक इसमें। एक और रूब्रिक है, बहुत अच्छा रूब्रिक है माइंड में, मॉकिंग सार्केज्म। मॉकिंग सार्केज्म मतलब होता है कि इस तरीके से उपहास करना या मजाक करना, तरस आ जाए, सही मैडम, तरस आ जाए, इस तरीके से अपनी कंप्लेंट डॉक्टर के सामने रखेगा कि आपको उस पर तरस आ जाए। एक होता है रूब्रिक मॉकिंग सार्केज्म। मॉकिंग सार्केज्म मतलब एक प्रकार से इस तरीके से उपहास करना मजाक के रूप में कि आपको थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है ना। जैसे कई बार पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बड़े मजे हैं आपके, तो इतनी गर्मी में आप एसी में बैठे हैं, हमारे भाग्य ऐसे कहाँ कि हम एसी में या ठंडे में बैठे हैं, है ना, या आप बहुत अच्छा है आपका तो नौकरी भी है और डॉक्टरी भी कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। तो ये जिस तरीके से जो बात करने का ढंग होता है मरीज का, दैट इज मॉकिंग सार्केज्म। एक और रूब्रिक है डेथ के लिए, डेथ कन्विक्शन एंड डेथ प्रेजेंटिमेंट, जो बहुत कॉमन रूब्रिक है ये। कन्विक्शन प्रेजेंटिमेंट में क्या फर्क है? कन्विक्शन मतलब होता है कि जहां पर कोई चीज के बारे में आप फिक्स हो, आपके आइडिया आपका सोचना फिक्स हो और आपका प्रबल मत हो, मतलब आपके एक जो स्ट्रांग ओपिनियन हो कि ये ऐसा ही है या ऐसा ही होगा, है ना। कन्विक्शन हम कोर्ट से लेते हैं, कन्विक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ कोर्ट, जहां पर कोर्ट जो है किसी दोषी व्यक्ति का जब दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको सजा सुनाता है। वो उस पर्टिकुलर दोष के लिए, पर्टिकुलर क्राइम के लिए उसका वो सजा निश्चित होती है ना।
उसको नहीं अपन बदल सकते। तो दैट इज कन्विक्शन। यहाँ पर पेशेंट ये बोलता है कि अब मेरा मरना निश्चित है ना। सर्टेनिटी होती है कन्विक्शन के केस में, जहाँ पर पेशेंट को डेथ के लिए सर्टेनिटी रहती है कि अब मैं मर जाऊंगा, है ना, मेरा समय आ गया है, अब मैं मर जाऊंगा। डेल्यूजन डाई टाइम हैज कम टू, इसके नीचे का सबरूट जो है डेल्यूजन डाई टाइम हैज कम टू, मतलब मेरा समय आ गया है, अब मैं मर जाऊंगा, निश्चित है मेरा मरना, है ना। डॉक्टर साहब कैंसर हो गया है, कौन बचता है इससे? मुझे लग रहा है मैं भी नहीं बचूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में भी है आर्सेनिक पेशेंट, तो बाकायदा रीजन देगा डॉक्टर साहब कौन बचता है इससे, कैंसर में कोई बचता है कि मुझे भी लग रहा है मैं नहीं बचूंगा, मैं तो मरने वाला हूँ, मेरा समय आ गया। दैट इज ए कन्विक्शन, डेथ कन्विक्शन, है ना। हार्ट की डिसीज में बोल सकता है, दर्द में बोल सकता है, अस्थमेटिक कंप्लेंट में पेशेंट बोल सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस में पेशेंट बोल सकता है। तो ये सब रूब्रिक्स हैं सारे यहाँ पर पेशेंट का डेथ कन्विक्शन है। स्टमक पेन के दौरान, हार्ट डिसीज के दौरान, डिस्निया के दौरान, एंजाइना पेक्टोरिस के दौरान, सब चीजों में उसका जो है कन्विक्शन होता है, प्रबल मत होता है कि अब मैं मर जाऊंगा, है ना। या डेल्यूजन डेथ अप्रोचिंग, है ना, डेथ की तरफ वो बढ़ रहा है, निश्चित है अब मेरा मौत निश्चित है। दैट इज डेथ कन्विक्शन ऑफ। इसके आगे देखते हैं डेथ प्रेजेंटिमेंट। डेथ प्रेजेंटिमेंट मतलब होता है कि एक इंट्यूजन होता है ना, एक इंट्यूटिव फीलिंग होती है जिसमें कि व्यक्ति भविष्य के बारे में एक आगाही करता है, एक पूर्व भाव उसके मन में आ जाता है कि ऐसा हो सकता है, ये ऐसा होगा ही, है ना, ऐसा होगा, है ना। इंट्यूजन उसके मन में आता है कि आने वाली जो घटना है, आने वाली जो दुर्घटना है, उसके बारे में वो पहले से ही आगाही कर देता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, सबको घर वालों को बुला लो, अपने पास बैठा लेता है कि भैया मैं आज या कल का मेहमान हूँ, मैं मर जाऊंगा, इसलिए सबको इकट्ठा कर लो। कई बार हम देखते हैं बुजुर्ग लोग जो होते हैं सबको इकट्ठा कर लेते हैं बीमारी के दौरान कि भैया कोई भरोसा नहीं मेरा, बच्चे को बुला लो, बहू को बुला लो, लड़की को बुला लो, सबको बुला लो, है ना। तो फियर के साथ, एंजाइटी के साथ उसमें एक डेथ प्रेजेंटिमेंट होता है कि मैं इतने बजे इतने टाइम पे मैं चला जाऊंगा, सबको इकट्ठा कर लो, है ना। तो ये डेथ प्रेजेंटिमेंट, प्रेडिक्शन होता है इसमें उसके।